हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, यूजीसी नेट, पीटी और मेन दोनों की तैयारी करवाने जा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब, और मैं आज आपको हरियाणा एडीए 2016 का क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। देखो, इससे पहले हमने एडीए के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है द प्ली ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 ऑफ इंडियन पेनल कोड। अब देखो, सबसे पहले हम सेक्शन 300 करेंगे। उसमें देखेंगे जो पहला एक्सेप्शन है वो किस और बात कर रहा है, और इस केस के रिगार्डिंग, इस एक्सेप्शन के रिगार्डिंग इसका आंसर क्या होगा। देखो करते हैं। देखो सेक्शन 300। अब 300 जो सेक्शन है वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? मर्डर को। तो हम एक बार सेक्शन 300 आईपीसी मर्डर को देख लेते हैं। इसमें लिखा है एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, मतलब इसको एक्सेप्शन के साथ पढ़ना है, रीड आउट करना है जो ये लिखा है। इससे आगे लिखा है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, मतलब कोई भी कल्पेबल होमिसाइड ये दे रखा है 299 में। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर कब होगा? इफ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ऑफ डेथ, मतलब कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर कब बोलेंगे? जब वह इंटेंशन के साथ किया जाए। ठीक है, किस इंटेंशन के साथ? इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, देखो ये आपको ना इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें 299 करना पड़ेगा। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? देखो सबसे पहले हम एक बार 299 कर लेते हैं। जब हम 299 करेंगे, इसके साथ फिर हम 300 करेंगे। ठीक है, ये बात कर रहा है कल्पेबल होमिसाइड की, और ये बात कर रहा है मर्डर की। ठीक है, मर्डर की। अब देखो कल्पेबल होमिसाइड क्या है, और जब कल्पेबल होमिसाइड में कुछ चीज़ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मर्डर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना हमें। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा? कल्पेबल होमिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब उसके बाद हमें देखना पड़ेगा क्या चीज़ ऐड करनी है। जब कुछ चीज़ ऐड करेंगे तभी तो वो मर्डर बनेगा। ठीक है, अब कल्पेबल होमिसाइड के लिए हम करेंगे 299। ठीक है,
आओ अब एक बार 299 कर लेते हैं। देखो देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, whoever cause death by doing an act। एन एक्ट, यहाँ पे एन एक्ट क्या है, यहाँ पे एन एक्ट क्या है, यानी इलीगल एक्ट। इलीगल ओमिशन, ठीक है। ये इलीगल एक्ट और इलीगल ओमिशन ये कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है आईपीसी की धारा सेक्शन 32 में, ठीक है, वहाँ पे। अब देखो, अब पढ़ो एक बार फिर, whoever caused death by doing an act। एक्ट मैंने बता दिया इलीगल एक्ट होगा या फिर इलीगल कोई चीज ओमिशन होगा। विद द इंटेंशन कॉजिंग डेथ, देखो कोई भी एक्ट करता है, इलीगल एक्ट करता है या फिर इलीगल ओमिशन करता है, किस इंटेंशन से, कॉजिंग डेथ, डेथ की इंटेंशन से, ठीक है, इंटेंशन, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर इंटेंशन, किस चीज की इंटेंशन, कॉजिंग बॉडली इंजरी, और इस बॉडी इंजरी से क्या होगा, डेथ। इस इंटेंशन से उसको हानि पहुंचाता है। और थर्ड क्या है, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिटेड द ऑफेंस इज कॉल्पेबल होमिसाइड। और क्या करता है, उस नॉलेज के साथ कोई एक्ट करता है और उस एक्ट से क्या होता है, डेथ होती है, ठीक है। ये तीन चीजें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अभी देखो एक बार फिर कर लेते हैं इसको बिल्कुल आराम से। देखो पहला है इंटेंशन, किस चीज की, कॉजिंग डेथ, ठीक है। और दूसरा है इंटेंशन कॉजिंग बॉडली इंजरी। और या इंजरी कैसी होनी चाहिए, या इंजरी ऐसी होनी चाहिए जिससे लाइक टू कॉज डेथ, ठीक है, जिससे डेथ हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, लाइक टू कॉज डेथ, ऐसी बॉडी इंजरी, ठीक है। ऐसी बॉडीली इंजरी, डेथ, इसमें साफ इंटेंशन है, बॉडी इंजरी, इससे डेथ हो सकती है। और थर्ड है नॉलेज ऑफ एक्ट, नॉलेज ऑफ एक्ट। अब एक्ट बता दिया मैंने, कौन सा एक्ट, इलीगल या ओमिशन। और ऐसे एक्ट की नॉलेज, अब नॉलेज किस चीज़ की, जिससे क्या हो, डेथ का कारण हो, यानी जिससे डेथ हो जाए, ठीक है। ये तीन चीज़ है। तो इन केस में हम क्या बोलेंगे, कोई भी डेथ हुई है तो अगर
इन केस में कोई भी डेथ हुई है तो हम बोलेंगे कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा 299। अब 300 करते हैं। देखो अब 300 करते हैं। देखो कल्पेबल होमिसाइड हमने पढ़ लिया 299 में, और इसमें समथिंग कुछ चीज़ ऐड कर दी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मर्डर। ठीक है, अब मर्डर के सेक्शन 300 के कुछ एक्सेप्शन है जिनको मर्डर में काउंट नहीं किया, जिनको किस में काउंट कर रखा है, कल्पेबल होमिसाइड में। कितने एक्सेप्शन है टोटल, 5, जो कि क्या बता रहा है, वो मर्डर नहीं, वो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड। अब देखो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ये 299, ये 300। अब इसकी सजा कहाँ पे दे रखी है, 304 में, और इसकी सजा कहाँ पे दे रखी है, 302 में। देखो कर लेते हैं एक बार। 304 जब हम देखेंगे तो उसमें लिखा है 2 तरह के से। देखो एक तो इंटेंशन के साथ डेथ की जाती है, और एक नॉलेज के साथ डेथ की जाती है। इंटेंशन के साथ की जाती है तब तो कितनी है, 10 साल, और कहाँ तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, इतनी हो सकती है, प्लस में फाइन। ठीक है, और नॉलेज के साथ डेथ की जाती है तब कितनी हो सकती है, 10 साल मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम LI तक, अगर इंटेंशन के साथ की जाती है या नॉलेज के साथ की जाती है। और अब हम बात करें 302 की, तो 302 की सजा कितनी है, देखो ये है LI, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, और जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, डेथ, सजाए मौत, साथ में फाइन। ठीक है, अब देखो सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शन है, कौन कौन से। पहला है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जो मतलब अचानक और आवेश में आके कोई अपराध किया जाए, मर्डर किया जाए, तो मर्डर नहीं होके क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में जो पावर है, जो एक्सीड पावर है, एक्सीड पावर गिवन बाय लॉ। अभी ये एक्सीड पावर क्या है, देखो एक पर्सन है ए, एक है बी, इसने इस पर अटैक किया। अब ये अपने सेल्फ डिफेंस में
अपने बचाव में ये भी अटैक करता है, और ये अटैक इस तरह से करता है अपने सेल्फ डिफेंस में, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे है जो पावर यूज की है सेल्फ डिफेंस में, क्या वो पावर एक्सीड ज़्यादा थी या कम थी। देखो अब मान लो, अब ये ए है, ए ने इसको थप्पड़ मारा, तो क्या बी सिर्फ थप्पड़ के लिए गन शॉट कर सकता है? नहीं ना। क्यों? यहाँ पे पावर क्या है, सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा एक्सीड है, जो कि लॉ द्वारा नहीं दी गई। हाँ, अगर ये इस पर चक्कू से वार करता है जिससे इसकी जान को खतरा है और जान जा सकती है, या फिर ये गन शॉट करता है, ये अपने बचाव में करता है, यहाँ पे पावर एक्सीड है और किस द्वारा है, बाय लॉ। तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो दो एक्सेप्शन। तीसरी एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक सर्वेंट वाली। देखो एक्सेप्शन 3, इसमें क्या है, पब्लिक सर्वेंट द्वारा एक्ट। पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई भी एक्ट किया गया और उसके एक्ट के अनुसार जो उसने पावर यूज की पब्लिक जस्टिस के लिए, वो एक्सीड पावर थी जो कि लॉ द्वारा दी गई थी, गिवन बाय लॉ, तो भी क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। अब फोर्थ क्या है, सडनली फाइट हो जाए या फिर सडनली क्रूएल हो जाए, झगड़ा हो जाए, ठीक है, लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए, तो उस केस में अगर मर्डर हो जाता है, डेथ हो जाती है उस केस में, सॉरी डेथ हो जाती है, तो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब पांचवा क्या है, इसमें कंसेंट ले रखी है। कंसेंट किसकी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी पर्सन की। तो उस केस में कंसेंट के द्वारा कोई भी डेथ हो जाती है तो मर्डर नहीं होगा, वो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड। अब बताओ ये 5 समझ में आए आपको? देखो ये 5 एक्सेप्शन है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, सेल्फ डिफेंस, पब्लिक सर्वेंट द्वारा एक्ट, सडनली फाइट और कंसेंट। ठीक है, ये 5 एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं पहले एक्सेप्शन के, उसमें क्या दे रखा है। देखो एक्सेप्शन 1, देखो एक्सेप्शन 1 उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ ऑफेंडर लिस्ट। अब देखो ये क्या है, ये लिखा है एक वर्ड, इसका मतलब है एट ए टाइम, कौन सा टाइम, एट ए टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस के टाइम, डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने सेल्फ कंट्रोल के पावर को खो देता है, बाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी अचानक और सडन प्रोवोकेशन, गंभीर आवेश में आके,
कॉज द डेथ, डेथ कर देता है। पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन और कॉज डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, या फिर किसी अदर पर्सन द्वारा बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, वो एक्सेप्शन 1 में फॉल करेगा, यानी वह मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब देखो इसको एक बार और कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे प्रोवोकेशन दी गई है, ठीक है। प्रोवोकेशन कैसी, ग्रेव एंड सडन वाली, अचानक आवेश में वाली। और इस प्रोवोकेशन में क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। और मर्डर किसके द्वारा किया गया है, दो तरह के पर्सन द्वारा। एक तो है प्रोवोकर, प्रोवोकर कौन होगा, प्रोवोकेशन देने वाला, जिसने प्रोवोकेशन दी है, ठीक है। या एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन द्वारा। एक तो जिसने प्रोवोकेशन दी है, ठीक है, जिसने उकसाया है उस द्वारा, या फिर किसी अदर पर्सन द्वारा। अगर प्रोवोकेशन द्वारा दी गई है, जिसने उकसाया है या जिसको उकसाया है उसने किया है, तो ये क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड। और एनी अदर पर्सन, इसमें क्या है, या तो बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट किया है, एनी अदर पर्सन द्वारा, क्योंकि ये मिस्टेक तो होगा नहीं, इसमें तो उकसाया है ना उसको, इसमें मिस्टेक कहाँ होगा, इसमें तो मिस्टेक होगा ही नहीं, इसमें तो मिस्टेक होगा ही नहीं, उससे तो उकसाया है, प्रोवोकेशन दी है उसको, तो इसमें मिस्टेक द्वारा या फिर एक्सीडेंट द्वारा। तो अगर किसी पर्सन द्वारा, एनी अदर पर्सन, जिसने उकसाया है या फिर जिसको उकसाया, उनके अलावा कोई भी अदर पर्सन है, उसके द्वारा डेथ की जाती है बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट में, तो वह क्या होगी, कल्पेबल होमिसाइड होगी, न कि मर्डर। और इनके अलावा अगर कोई भी और सिचुएशन है, अदर सिचुएशन है, तो उस केस में क्या होगी, डेथ मर्डर होगी। इन केस में डेथ क्या होगी, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। और इनके अलावा कोई भी सिचुएशन होगी तो क्या होगी, डेथ मर्डर होगी। यानी ये 299 में फॉल करेगा और ये 300 में फॉल करेगा, यानी ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन 300 का, ठीक है। अच्छा, इसके भी एक्सेप्शन है, यानी यहाँ पे हम बात करें तो एक्सेप्शन जो 1 है 300 का, जिसमें प्रोवोकेशन दी गई है, उकसाया गया है, तो वो बोला है हमने कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। तो इसकी एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन इसका मतलब क्या है, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, वो मर्डर होगा। किस केस में, यदि उसने वॉलंटारली अपनी इच्छा से की है, यदि उसने पब्लिक सर्वेंट द्वारा वह डेथ की है, यदि सेल्फ डिफेंस नहीं प्राइवेट डिफेंस में मर्डर किया है, डेथ की है, तो वह मर्डर होगा, न कि कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है।
अब देखो इसमें सबसे लास्ट एक बात लिखी है एक्सप्लेनेशन में, वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट ऑफेंस बाय अमाउंटिंग टू मर्डर इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? फैक्ट का क्वेश्चन है, यानी फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब आ गया समझ में ये? अब देखो अब करते हैं हम, कहाँ गया हमारा 11 क्वेश्चन, ये रहा। अब देखो स्टैंडर्ड ग्रेव प्रोवोकेशन 300 एक्सेप्शन 1। अब कह रहे हैं क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ का तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यस, यह क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा सडनली प्रोवोकेशन दी गई है या नहीं, वो फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। मिक्स क्वेश्चन है ही नहीं और प्रजम्पशन है ही नहीं, यहाँ पे प्रजम्पशन। ठीक है, ये हो गया हमारा 11th। अब आगे करते हैं। देखो देखो इसमें लिखा है प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट आर 2 स्टेजेस फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। मतलब 2 स्टेज ऑफ ऑफेंस है, स्टेज ऑफेंस की 2 स्टेज है। प्रिपरेशन इज द जनरली नॉट पनिशेबल, द रीजन फॉर मेकिंग प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बाई। क्यों पनिशेबल नहीं है, उसका रीजन बताना है। तो देखो एक बार हम कर लेते हैं कमीशन ऑफ ऑफेंस की स्टेज, मतलब स्टेज कर लेते हैं पहले कमीशन ऑफ ऑफेंस की, तब पता चलेगा हमें क्यों नहीं है। चलो आप कर लेते हैं एक बार। देखो स्टेज ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, अब कौन कौन सी स्टेज है ऑफेंस कमीशन की? पहली है कंटेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीट, यानी इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम। ठीक है, वाज पुनिश्ड लाइक, जैसे कि लाइक एज कंप्लीट ऑफेंस या क्राइम। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, अब देखो प्रिपरेशन प्रिपरेशन 2 तरह का होता है। एक तो जर्नली नोट, एक मिनट, जर्नली प्रिपरेशन ऑफ कमिट ए क्राइम नॉट पनिशेबल। ठीक है, जर्नली प्रिपरेशन ए क्राइम नॉट पनिशेबल, और सर्टेन डेंजर्स टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन आर पनिशेबल, जैसे वेजिज वार,
अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। और दूसरा जैसे कमिट रॉबरी और डकैती, इनकी प्रिपरेशन भी क्या होगी, पुनिशेबल होगी। और इसने कहा है जनरल प्रिपरेशन ऑफ कमिट ए क्राइम नॉट पुनिशेबल। क्यों? क्योंकि हो सकता है कमीशन, ऑफेंस कमीशन से पहले उसका माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि अभी तो वो क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, सिर्फ उसकी तैयारी कर रहा है ऑफेंस करने की, ठीक है। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा कैटेगरी स्टेज अटेम्प्ट। ये जर्नली आईपीसी में नहीं दे रखा अटेम्प्ट, पर अगर हम डील करें आईपीसी के साथ, अगर एनालिसिस करें तो तीन तरीके से बताया है इसको आईपीसी में। पहला है सम केसेस, कुछ केसेस जहाँ पे कंप्लीट ऑफेंस है, तो उस केस में सेम सेक्शन में सेम पुनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जैसे 398 पढ़ के देखो आईपीसी की धारा, उसमें लिखा है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती। उसी में देखो रॉबरी की अटेम्प्ट, रॉबरी की अटेम्प्ट उसी में 398 में ही उसकी पुनिशमेंट दे रखी है, कितनी? 7 साल, ठीक है। ये तो हो गया सम केसेस जहाँ पे कंप्लीट ऑफेंस, सेम सेक्शन, सेम पनिशमेंट। और दूसरा है अटेम्प्ट डील विद डिफरेंट सेक्शन एंड डिफरेंट पुनिशमेंट, डिफरेंट पुनिशमेंट। जैसे मर्डर कहाँ पे दे रखा है? 300 में, और मर्डर की पुनिशमेंट कहाँ पे दे रखी है? 302 में। तो अलग अलग आ गया ना। और अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कहाँ पे है? 307 में। तो देखो मर्डर अलग है, उसकी पुनिशमेंट अलग है मर्डर की, और अटेम्प्ट के लिए अलग पुनिशमेंट है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट पुनिशमेंट। अगर हम आगे बात करें तो थर्ड टाइप है ऑल रिमेनिंग केसेस ऑफ अटेम्प्ट। जो इनके अलावा बाकी बचे हुए अटेम्प्ट वो किस में कर लेंगे? 511 में, ठीक है। और चौथी स्टेज है एकम्प्लिसमेंट, एकम्प्लिसमेंट यानी लास्ट स्टेज कौन सी होगी? एकम्प्लिसमेंट। ये हम किस चीज़ की स्टेज पढ़ रहे हैं? कमीशन ऑफ ऑफेंस की। अब देखो, अब लिखा है प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट हमने पढ़ लिया, 4 स्टेज है कमीशन ऑफ ऑफेंस की।
फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस प्रिपरेशन इज नॉट पुनिशेबल, बता दिया हमने क्यों नहीं थी, क्योंकि क्राइम से पहले उसका माइंड चेंज हो जाए। द रीजन फॉर मेकिंग प्रिपरेशन इज नॉट पुनिशेबल, पुनिशेबल क्यों नहीं है? लैक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, ये तो होगा नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन माइंड बिफोर कमीशन ऑफ ऑफेंस, यस ये होगा। अब्सेंस ऑफ इंटेंशन, इसका लेना देना नहीं। अब्सेंस ऑफ अटेम्प्ट, इसका नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे देखो, आगे लिखा है केयरफुली रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पढ़ के देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, अब 34 किसकी बात कर रहा है? कॉमन इंटेंशन की। फर्दर इन कॉमन इंटेंशन ऑफ आईपीसी रिक्वायर्ड ऑफ 2 पर्सन, ओके बिल्कुल 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। एज वेयर एज अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी रिक्वायर्ड ऑफ 5 पर्सन, बिल्कुल सही है, कम से कम 5 पर्सन चाहिए। अब दूसरा देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन इज रिक्वायर्ड, सही बात है, कॉमन इंटेंशन चाहिए। वेयर एज 149 कॉमन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है, इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रीवियस कंसेंट इज रिक्वायर्ड अंडर 34 और 149 ऑफ आईपीसी। इसमें प्रीवियस कंसेंट की तो बात ही नहीं हो रही ना, ये होगा नहीं। 34 और 149 कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेसिफिक ऑफेंस, स्पेसिफिक ऑफेंस की भी बात नहीं कर रहा, मतलब किसी के भी साथ हो सकता है, कोई सा भी ऑफेंस हो सकता है 34 और 49 के लिए। 49 में अनलॉफुल असेंबली और 34 में फर्दर इन कॉमन इंटेंशन। तो इसके कौन सा होगा स्टेटमेंट, 1 और 2? सी, 1 और 2। ठीक है, आगे करते हैं हम 14। When an arrest person entitled to meet an advocate of his choice, अब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, मान लो इसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद इंटाइटल टू मीट एन एडवोकेट, ये अपने एडवोकेट से मिलना चाहता है, ऑफ हिज चॉइस, उसके पसंद के एडवोकेट से। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, आफ्टर इंटेरोगेशन, थ्रू आउट इंटेरोगेशन, ऑल द अबव, ऑल करेक्ट। अब देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखेंगे हम इंटेरोगेशन क्या होता है। देखो 2 तरह का होता है, एक होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और एक होता है इंटेरोगेशन। अगर हमें दोनों पता चल गए ना, तब इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। आओ करते हैं एक बार इसको। देखो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? टू कलेक्ट एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करना। कैसे? एक बार मैं साफ कर देता हूँ इसको। देखो ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होते ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, एफआईआर लॉज हो गई। एफआईआर लॉज होते ही जब तक पुलिस रिपोर्ट सबमिट न कर दी जाए, यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई, तो ये जितनी भी
टाइम पीरियड है, इसमें क्या क्या होगा, जैसे स्पॉट पे जाएगा पुलिस ऑफिसर, आईओ। आईओ कौन होता है, एसएचओ हो सकता है, या फिर एसएचओ किसी को डायरेक्ट कर सकता है, किसी अदर पर्सन को, वो आईओ हो सकता है। तो आईओ स्पॉट पे जाएगा, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करेगा। जैसे मर्डर हुआ तो डेड बॉडी का पंचनामा बनाएगा, एफएसएल टीम आएगी, उसके स्टेन ब्लड सैंपल लेगी, फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा, विटनेस की स्टेटमेंट ली जाएगी, विटनेस स्टेटमेंट, आई विटनेस की स्टेटमेंट ली जाएगी, ठीक है। अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाएगी, और अदर पर्सन है जो विटनेस है उनकी स्टेटमेंट ली जाएगी। ये सभी किस दौरान हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, टू कलेक्ट एविडेंस। अब इंटेरोगेशन का मतलब क्या है, इंटेरोगेशन का मतलब क्या है, वर्बल क्वेश्चनिंग, किससे, एक्यूज से, किसके रिगार्डिंग, क्राइम के रिगार्डिंग, या कोई भी सस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग। अब ये हो गया इंटेरोगेशन और ये था इन्वेस्टिगेशन। अगर हम सीआरपीसी की धारा 41D को पढ़ें तो क्या लिखा है, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। अब देखो इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा है ड्यूरिंग इन इंटेरोगेशन। अब आफ्टर तो समझ में आ रहा है, इसके बाद और थ्रो आउट इंटेरोगेशन। अब इनमें कंफ्यूजिंग क्या है, देखो देखो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन और थ्रू आउट इंटेरोगेशन का मतलब क्या है, एक पर्सन है एक्यूज्ड, अब उसको पुलिस वाले थाना में लेके आए और उससे पूछताछ की, ठीक है। अब इसको लेके आए, ये मानो इसको 10 बजे लेके आए और इससे पूछताछ की और इसको 12 बजे छोड़ दिया, तो ये जो 2 घंटे है ना, 2 आवर्स, इसको बोलेंगे थ्रू आउट। आप समझ में आ गया, जितने घंटे इंटरोगेशन चली उसको बोलते हैं थ्रू आउट। और ड्यूरिंग इंटरोगेशन मतलब वो 10 बजे भी हो सकती है, 12 बजे भी हो सकती है, 11 बजे भी हो सकती है, 10:30 बजे भी हो सकती है, कितने बजे, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो उसको पसंद के एडवोकेट से मिलने का राइट कब होगा, ड्यूरिंग इंटरोगेशन, नॉट थ्रू आउट। अगर 2 घंटे चलिए तो ये नहीं है कि 2 घंटे एडवोकेट वहीं पर बैठे रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरोगेशन। अब समझ में आ गया। अब अगला करते हैं, आगे लिखा है वेयर सेल द स्टेट गवर्नमेंट स्टेबलाइज ए पुलिस कंट्रोल रूम। पुलिस कंट्रोल रूम, स्टेट गवर्नमेंट, देखो पुलिस कंट्रोल रूम कौन स्टेबलाइज करती है, पुलिस कंट्रोल रूम कौन स्टेबलाइज करती है, स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ करेगी, वेयर, कहाँ करेगी, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ए और बी आर करेक्ट। पंचायत लेवल पे तो होती नहीं है,
तो एवरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल इन दोनों पे करेगी, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। इसको हम 41 का सी देख लेते हैं सीआरपीसी के धारा में। ठीक है, आगे देखो 16वां क्या लिखा है। ये लिखा है एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु, मतलब प्राइवेट पर्सन किस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? अभी देख लेते हैं। देखो ये कन्फ्यूजन बहुत बार होता है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस होता है या नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है या फिर कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, कौन से ऑफेंस में प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को? अभी देख लेते हैं एक बार इसको। एक बार मैं साफ कर दूं इसको। देखो अब करते हैं हम 16 प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट। अब देखो अरेस्ट देखो एक बार। अरेस्ट 3 टाइप के पर्सन कर सकते हैं। कौन कौन से? पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन और मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट कौन सा? वो जुडिशियल भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। जुडिशियल मतलब सिविल जज, सीजीएम, जेएमआईसी, ये तो आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज ये तो आएंगे जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव में जैसे एसडीएम, डीएम या तो एग्जीक्यूटिव में। अब देखो ये कहाँ पे दे रखा है? इकतालीस में, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो उसमें बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। कॉग्निजेबल, अब ऑफेंस 2 तरह का होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। और 2 तरह का होता है, बेलेबल, नॉन बेलेबल। ये मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा बिल्कुल डीपली। और प्राइवेट पर्सन ये कहाँ दे रखा है? 43 सीआरपीसी में, ये 41 सीआरपीसी में। अब 43 सीआरपीसी में दे रखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस में नॉन बेलेबल। एक तो ये है और दूसरा है पीओ वाला। पीओ मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, पीओ ये दे रखा है 82 सीआरपीसी में। पीओ भगोड़ा जिसको बोलते हैं भगोड़ा। उस केस में एक प्राइवेट पर्सन, एक कॉमन मैन, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो नॉन बेलेबल से हो और या जो भगोड़ा हो उसमें से किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। और गिरफ्तार करने के बाद वो क्या करेगा? हैंड ओवर कर देगा किसको? पुलिस ऑफिसर को। अब पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करते ही पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण देखेगा। जो ये गिरफ्तार किया है प्राइवेट पर्सन ने, इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो क्या करेगा? उसको री अरेस्ट कर लेगा, जो प्राइवेट पर्सन ने जिसको अरेस्ट किया था। ठीक है, अगर नॉन कॉग्निजेबल किया है तो उसको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा एट वंस। कौन? पब्लिक ऑफिसर। किस पर्सन को? जो प्राइवेट पर्सन ने
जिस पर्सन को अरेस्ट किया था। ठीक है। अब है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट किस केस में गिरफ्तार कर सकता है? एनी ऑफेंस में, यानी या तो वो कोग्निजेबल हो या नॉन कोग्निजेबल हो, बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, इस केस में गिरफ्तार कर सकता है। और ये कहाँ दे रखा है? 44 CRPC में। अब देखो क्या होता है। मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट हो गया कौन सा? वो जुडिशियल भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। अब यहां पे दो सिचुएशन होगी, या तो एनी ऑफेंस, देखो ये पर्सन है, ये मान लो ये मजिस्ट्रेट है, ये शादी में गया, यहां पे देखा एक पर्सन ने उसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में इस एक्स पर्सन ने एनी ऑफेंस कर दिया। एनी ऑफेंस, क्योंकि एनी ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकता है ना। एनी ऑफेंस कर दिया, कोई भी ऑफेंस कर दिया, वो कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, बेलेबल भी हो सकता है और नॉन बेलेबल भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट ए की प्रेजेंस में एक्स पर्सन ने एनी ऑफेंस कर दिया, कोई भी ऑफेंस कर दिया, तो क्या करेगा वो? या तो उसको अरेस्ट पर्सनली कर लेगा या बाई ऑर्डर किसी अन्य पर्सन को ऑर्डर दे देगा उसको अरेस्ट करने का, एनी पर्सन। ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए? विद इन हिज जुरिडिक्शन। तो अब समझ में आ गया ये बात। अब देखो, पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस, प्राइवेट पर्सन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल, ये कॉग्निजेबल है और ये कॉग्निजेबल प्लस बेलेबल, नॉन बेलेबल। और पीओ इस केस में गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट एनी ऑफेंस। अब आ जाओ, प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट कॉमिट ए नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल की बात हो रही है, पर कॉग्निजेबल तो है ही नहीं इसमें। कॉमिट नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, बिल्कुल है। कंपाउंडेबल वाला है ही नहीं। अब ये देखो, कॉमिट एंड नॉन बेलेबल, कॉमिट नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, बिल्कुल। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब इसका आंसर ये आएगा क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट दे रखा है ये, इसका आंसर डी होगा। आप समझ में आ गया? अब इससे अगला करते हैं। देखो आगे लिखा है, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का जो वारंट है, शैल रिमेन इन फोर्स, कब तक इन फोर्स में रहेगा? इट इज एग्जीक्यूट, ओके सही है, जब तक ये एग्जीक्यूट में रहता है तब तक ये फोर्स में रहता है। एग्जीक्यूट होने के बाद ये इन फोर्स में नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या कैंसिल बाई कोर्ट, या कोर्ट ने कैंसिल कर दिया हो। एक्सपायरी ऑन, अपने आप नहीं होगा, इन दो केस में फोर्स में रहेगा। ठीक है, डी आंसर होगा। अब ये दे कहाँ रखा है? देखो, अगर हम सेक्शन 70 की उपधारा 2 की बात करें CRPC में, तो वहाँ पे दे रखा है ये। ठीक है, आगे देखो,
आगे लिखा है हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। देखो यहाँ पे देखो, कन्फेशन कभी भी पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं करता। अगर रिकॉर्ड कर भी लिया तो उसकी कोई भी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, तो कन्फेशन किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है। अब ये मजिस्ट्रेट कौन होगा? जुडिशल होगा या एग्जीक्यूटिव होगा? जुडिशल होगा। अब ये जुडिशल भी दो तरह का होता है, एक तो विद इन जुरिडिक्शन होता है और एक विदाउट जुरिडिक्शन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं बताता हूं एक बार, विद इन जुरिडिक्शन और विदाउट जुरिडिक्शन दोनों कर सकते हैं। देखो एक बार, ये पर्सन है ए, ये बाजार में जा रहा था। ठीक है। बाजार में इसके साथ झगड़ा हो गया बी के साथ। बी ने इसके ऊपर गन शॉट फायर कर दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे 307 लग गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। ठीक है। अब एक्यूज्ड कौन है यहाँ पे? बी। अब ये जो घटना हुई ना, ये मान के चलो ये हुई रोहतक पीजीआई मोड़ पे, मेडिकल मोड़ पे। मेडिकल मोड़ पे। अब इस जहां पे ऑफेंस हुआ उसकी जुरिडिक्शन एरिया कौन सा होगा? यानी पीजीआई, पीजीआई चौकी होगी ना। वो घटना कहाँ जाएगी एफआईआर के लिए? पीजीआई एसएचओ के पास, क्योंकि मेडिकल एरिया का जुरिडिक्शन कहाँ होगा, कौन सा थाना होगा? पीजीआई, पीजीआई चौकी। अब उस पीजीआई चौकी का एक्स मजिस्ट्रेट होगा ना, जैसे मजिस्ट्रेट एक कोर्ट में बहुत से मजिस्ट्रेट होते हैं, एक्स वाई जेड समथिंग एल्स, बहुत सारे। तो इनके एरिया बांट रखे हैं, जैसे इसको दे दिया मेडिकल मोड, दे दिया पीजीआई चौकी, दे दिया पीजीआई चौकी, इसको अर्बन स्टेट दे दिया, इसको मॉडल टाउन दे दिया, मॉडल टाउन दे दिया, इसको सब्जी मंडी दे दी, सब्जी मंडी चौकी। तो किस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा? एक्स के पास, कन्फेशन के लिए 164 में। तो वो ये कह रहा है क्या एक्स के पास ही जाना जरूरी है क्या? क्या उस कन्फेशन को वाई जो कि अर्बन स्टेट का था या मॉडल टाउन उस चौकी का जिसके अंडर थी या उसका जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास क्या कन्फेशन नहीं हो सकता? ये कह रहा है बिल्कुल हो सकता है। क्यों होगा? अगर हम इसी देखो, ट्रायल किसने करनी है? एक्स ने करनी है उस केस की, क्योंकि उसका जुरिडिक्शन एक्स का बन रहा है। अगर हम एक्स के पास ही कन्फेशन के लिए ले जाएंगे, कन्फेशन कब होता है?
इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल से पहले। अगर हम इसको कन्फेशन के लिए ले जाएंगे ना, तो इसके माइंड सेट में उसके प्रति एक ये चला जाएगा कि ऑफेंस इसी ने किया है, उसका माइंड सेट उस तरह से सेट हो जाएगा। अगर ऑफेंस इसी ने किया है उस लेवल और उसी माइंड सेट से देखेगा वो उसको। तो इसलिए कभी भी कन्फेशन मोस्टली अदर एरिया मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है, ठीक है, जिसका जुरिडिक्शन नहीं होता। अब देखो कहाँ है प्रश्न हमारा। हाँ ये रहा 164। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। नहीं यार, एग्जीक्यूटिव की तो बात ही नहीं हो रही। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है, वहाँ पे एमएम बोलते हैं, जैसे दिल्ली एमएम बोलते हैं दिल्ली में। मेट्रोपॉलिटन कहाँ होता है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले एक क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाता है, तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हिज जुरिडिक्शन, और आगे लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये नहीं कर सकता। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन इन केस, किस केस में? इरिस्पेक्टिव हिज जुरिडिक्शन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसी के जुरिडिक्शन में आऊँ, उससे बाहर भी हो सकता है, यानी इसका भी आएगा, ठीक है। अगर हम 164(1) को देखेंगे ना, तो उसमें लिखा है एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नोट, या तो हो सकता है या नोट ही जुडिक्शन इन केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कन्फेशन हो रहा है, यानी अभी तक ट्रायल पे गया भी नहीं है। अब आगे करते हैं इससे अगला। इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस ए पुलिस ऑफिसर इज बाउंड। अब देखो, इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, दो केस की होती है। एक बार इसको साफ कर देते हैं यार। देखो, देखो केस दो तरह का होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। कॉग्निजेबल केस में एफआईआर मैंडेटरी है, और नॉन कॉग्निजेबल केस में एफआईआर तो मैंडेटरी नहीं है, एफआईआर तो होगी नहीं, तो क्या होगा? एनसीआर होगा, रिपोर्ट बनेगी। तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर? इसमें तो पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के इन्वेस्टिगेशन कर देगा। इसमें पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? इसमें पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करेगा? इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, ताकि अगर उसने कार्रवाई करनी है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सके इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो देखो, कोई भी ऑफेंस हुआ नॉन कॉग्निजेबल, तो एक पर्सन, एक्स पर्सन, जिसके साथ सिंपल मारपीट हुई, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो वो गया इस पुलिस स्टेशन में, इस चौकी में, वहाँ पे एसएचओ ने देखा अगर भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो क्या करेगा? केस डायरी में तो उसको एंट्री कर देगा, अगर ऐसे ऐसे केस आया था। केस डायरी में सभी बातें लिखनी पड़ती है। डायरी दो तरह की होती है, केस डायरी और डेली डायरी, जो डेली रूटीन में लिखते हैं, जर्नल डायरी बोलते हैं जिसको। केस डायरी में एंट्री कर देगा, और साथ में
इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब भाई आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ ताकि मजिस्ट्रेट ने परमिशन देनी है तो डायरेक्ट कर सके उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए। कहाँ पे है ये देखो, ओनली इंटर हिज डायरी, ओनली यानी सिर्फ एंट्री नहीं करेगा, ओनली इन्फॉर्मेंट टू मजिस्ट्रेट, ओनली मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजेगा। अरेस्ट तो कर ही नहीं सकता यार। इंटर द इंफॉर्मेशन हिज डायरी, डायरी में एंट्री करेगा और रेफर टू इन्फॉर्मेंट, जो सूचना देने वाला है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। डी आएगा इसका 19 का। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 155 की उपधारा 1 CRPC में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिख रखा है ये। 20 लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन record confession statement of accused, record statement of witness, compel attendance of person acquainted with fact, यानी जो फैक्ट को acquainted जानता हो उसको कंपेल करेगा अटेंडेंस के लिए, और बोथ ए और बी। देखो कन्फेशन तो कर ही नहीं सकता, मैंने पहले बताया था, वो सिर्फ मजिस्ट्रेट करेगा। ये तो कट गया, ए आंसर कट गया। अब ए आंसर कट गया तो डी देखेंगे, बोथ ए एंड बी, तो इसमें ए भी इंक्लूड है तो डी भी कट गया। अब बच गए दो, रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस और कंपेल अटेंडेंस। अब देखो हम एक बार इसको सेक्शन 160 CRPC में को देखते हैं एक बार। देखो उसमें क्या लिखा है, देखो उसमें लिखा है पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर्ड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, और इसके अगर हम पहला देखें, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर order in writing required attendance before himself, any person being within limit of on or adjoining station from the information given or otherwise appear to be acquainted with fact circumstances of case shall attendance so required, यानी उस पर्सन को आना पड़ेगा। shall attendance यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया उस चीज़ को, तो यानी मैंडेटरी कर दिया तो कंपेल कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस नहीं करेगा, उसको कंपेल कर सकता है। 160A के तहत पढ़े तो हम, तो इसका आंसर क्या होगा 20 का सी। तो आज हम सिर्फ इतना लेक्चर करते हैं, इसको सिर्फ BC सोल्व करेंगे, इससे आगे अगले पार्ट में करेंगे संडे को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।